नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जैसा कि आप लोगों को एक नई खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि भाई बेसिकली इंडिया देश में ईपीएफओ जो आप लोगों का एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया देश में, उनके द्वारा 323 यानी कि 323 लोगों को वो अपने विभाग में रिक्रूट कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। वो बेसिकली रिक्रूट किस पोस्ट पर कर रहे हैं, उस पोस्ट का नाम है पर्सनल असिस्टेंट, पीए पोस्ट रहेगा। टोटल 323 वैकेंसी उन्होंने निकाली है। ये गवर्नमेंट जॉब होगी, ऑल इंडिया बेस में सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जॉब होंगी। पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट होगी। 323 यानी कि 323 लोगों को ये जॉब मिलेगी। पूरा इंडिया इस पर एलिजिबल रहेगा। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट चाहिए। फॉर्म उसका चालू हो गया है। फॉर्म उसका 7 तारीख से जो है इसमें चालू करा दिया गया है। 7 या 9 मार्च से इसमें फॉर्म चालू हो लिया है और ये फॉर्म जल्द ही 14 दिनों के अंदर अंदर क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी। तो नोटिफिकेशन तो आ चुका है, वही लेकर आया हूँ इस वीडियो में आपके साथ। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और कितनी सैलरी होगी, फ़ायदा क्या है अप्लाई करने का, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होंगी। आपको बता दूं दोस्तों, आपको यूपीएससी के वेबसाइट पे आना होगा, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट है। ये वेबसाइट आप लोगों को गूगल क्रोम ब्राउज़र पे भी मिल जाएगा, हालांकि ये माइक्रोसॉफ्ट एज पर भी मिल जाएगा, डक डक गो कि वहाँ पर भी मिल जाएगा। मतलब कहना यही है कि आप लोग किधर भी जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब ये वेबसाइट का लिंक, यूपीएससी वाला जो लिंक है, ये हर आप लोगों को ब्राउजिंग एप्लीकेशंस पर मिल जाएगा आसानी से। यूपीएससी इंटरनेट पर मिल जाएगी वेबसाइट। ठीक है जी। तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। मैंने वीडियो के नीचे वेबसाइट लिंक, नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई लिंक प्रोवाइड कराया है। अप्लाई करने से पहले आप लोगों को यूपीएससी वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम ओटीआर देखना हो तो यूपीएससी प्रीलिम्स फॉर्म फिलअप का वीडियो जाकर देखें। भाई यूपीएससी प्रीलिम्स जब फॉर्म भरवाए गए थे आपको, तब मैंने क्लियर कर दिया था कि ओटीआर कैसे होता है। पूरा जब फॉर्म भरवाया था आपका सीएसई वालों का, आईएएस और आईपीएस और ऑडिट वालों का, तो उसके वहाँ से आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन समझेंगे, ईपीएफओ पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट का पूरा नोटिफिकेशन समझेंगे। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, क्या काम होगा, पर्सनल असिस्टेंट है बेसिकली पोस्ट। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब ये वैकेंसी तो 323 आई है, लेकिन लोग पूरे इंडिया भर से इस पर फॉर्म डाल सकते हैं। तो करीबन आप मान सकते हैं कि हजारों लोग इस वैकेंसी पर फॉर्म डालेंगे। ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं सारा कुछ। आप देखोगे रिक्रूटमेंट सेक्शन में आ जाना, एडवर्टाइजमेंट में जाके आप इस नोटिफिकेशन को ढूंढ सकते हैं। ये आप लोगों का वही वेबसाइट है जो कि आईएएस, आईपीएस और ऑडिट ऑफिसर और फाइनेंस और बड़े बड़े पोस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट्स के विभागों में रिक्रूट करके ये लोग भेजते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। हम चलते डायरेक्ट नोटिफिकेशन की तरफ। ये आप देखिए, रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टाइजमेंट है। सीरियल नंबर ये आपका 51 है, 24 में। और इन्होंने कहा है कि यूपीएससी कह रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म भरो। ठीक है। जो भी लोग एलिजिबल हैं इसके ऊपर। वैकेंसी 323 यानी कि दो तीन, तीन दो दो, 323 ये वैकेंसी है टोटल। 323 यानी करीबन 323 लोगों को इसमें जॉब मिलेगी। पीए पोस्ट रहेगा। रिजर्वेशन आपको बताया तो जनरल वालों की 132 वैकेंसी, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हो तो 32 है। ओबीसी हो तो 87 है। एससी के लिए 48 है। एसटी के लिए 24 है। डिसेबिलिटीज के लिए 12 रखी है। ठीक है। तो सभी लोग अपनी अपनी वैकेंसी ढूंढ लेना कि किसकी कितनी कितनी वैकेंसियां हैं, रिजर्वेशन वाइज देख लेना। थोड़ा आगे बढ़ेंगे दोस्तों, रिजर्वेशन कैसे मिलेगा आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, किसकी कितनी कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ से समझ लेना। सैलरी आप अगर जानना चाहो तो लेवल 7 का सैलरी है, तो मैं आप लोगों को एक बार लेवल 7 का सैलरी क्लियर कर देता हूँ, आपका सैलरी कितना होगा। ठीक है। एक्चुअल नंबर बता देता हूँ मैं यहाँ पे। ईपीएफओ पीए का मैं सैलरी निकाल लेता हूँ डायरेक्ट। भाई आपका सैलरी कितना होता है यहाँ पे, तो आपको सैलरी मिलता है भाई, ये 45,000 से शुरुआत होती है इसमें आपकी सैलरी की। ये लेवल 7 में सैलरी है, बिल्कुल सही दिखाया इन्होंने नोटिफिकेशन में। यानी कि ये 44,000 रुपये पर मंथ होंगे, यानी 45,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा अगर कैंडिडेट यहाँ पर पीए पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाता है। ये शुरू में मिलेगा उसको। अब उसको अगर वो अपनी सैलरी में अलग से डी है यानी कि डियरनेस अलाउंस, मतलब एरिया वाला उसको महंगाई भत्ता मिल रहा है ईपीएफओ द्वारा। इसके अलावा एचआरए मतलब होता है कि हाउस रेंट अलाउंस रहेगा। मेडिकल अलाउंस रहेंगे भाई, अगर कोई तबीयत वगैरह खराब हो रही है उसकी तो मेडिकल अलाउंस उसको मिलते हैं। जो रिक्रूट होगा उसको भी, हो सकता है उसकी फैमिली के और लोगों को भी ये अलाउंस वगैरह मिले। तो डीए, एचआरए, मेडिकल अलाउंस, सैलरी 45,000 है। लेवल 7 में ये सैलरी आता है, 7th सीपीसी के अंदर। ठीक है जी। तो इस ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि
ये सब इसलिए बता रहा हूँ मैं आप लोगों को क्योंकि आपका नोटिफिकेशन आया है 323 वैकेंसी पर, 323 लोग इसमें रिक्रूट होंगे। सैलरी आपने समझ लिया है, आपको मतलब 50,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। ठीक है जी, इतना आप मान सकते हैं। एज में बताया तो जनरल वाले अगर 30+ हो गए फॉर्म मत भरना, 30 से कम ही हो गए तभी आप फॉर्म भरोगे। मतलब 18+ हो जनरल में और 30 से कम हो। ओबीसी हो तो 33, और अगर आप SC ST हो तो 35, और अगर डिसेबिलिटी हो तो 40। इसके अंदर अंदर अगर आ रहे हो तो फॉर्म भर देना। डिग्री चाहिए बैचलर की, आप लोग BSc BBA BCom बी और BTech बी आर्किटेक्चर बी प्लानिंग कोई सा भी बैचलर डिग्री हो, और आपको डिक्टेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मिनट की अगर करें तो विद स्पीड ऑफ आप लोग स्पीड ऑफ 120 वर्ड पर मिनट कर सके, स्टीनोग्राफी हिंदी या इंग्लिश में किसी एक में भी, और ट्रांसक्रिप्शन टाइम जो होगा फॉर द डिक्टेशन टेकन एज पर आप 50 मिनट के अंदर इंग्लिश और 65 मिनट आप लोगों की हिंदी में कंप्यूटर पर होनी चाहिए। इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन टाइम के अंदर होनी चाहिए। मतलब देखिए मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ कह रहे हैं। ये कह रहे हैं आप लोगों को जो है कम से कम टाइपिंग स्पीड जो आप लोग की हो, स्टीनोग्राफी आपको आती हो, जो कि आप आपकी पर मिनट मतलब 1 मिनट में 120 वर्ड स्टीनोग्राफी कर लेते हो। इस तरीके की स्पीड अगर है तो आप लोग कर सकते हैं इसमें अप्लाई। ठीक है जी, ये इन्होंने बताया है 120 वर्ड पर मिनट। वर्ड पर मिनट मतलब क्या हो गया भाई, इतने वर्ड आपको टाइप करने हैं स्टीनोग्राफी के अंदर, शॉर्ट हैंड वगैरह जो यूज करते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर आप लोगों को 1 मिनट में इतना करना होगा, ये इसके अंदर रहेगा। ठीक है, ड्यूटीज आपको बता दूं आपका काम क्या रहेगा। टेकिंग डिक्टेशन, आपका काम ये रहेगा कि आप डिक्टेशन ले रहे हैं, मतलब टेकिंग डिक्टेशन, कोई कुछ कह रहा है तो वो आपने लिया, एंड टाइपिंग फ्रॉम ऑफिसर कंसर्न। ठीक है, और आपने फिर उसको टाइप कर दिया। इसके अलावा आपका रहेगा हैंडलिंग टेलीफोन कॉल्स ऑफ मेंबर्स एंड फील्ड्स ऑफिसेज, हैंडलिंग विजिटर्स की जो भी लोग आ रहे हैं वहाँ पर, मेंटेनिंग एंगेजमेंट्स, प्रिपेयरिंग टूर प्रोग्राम्स एंड ट्रैवल अरेंजमेंट्स, और हैंडलिंग पार्लियामेंट्री हैंडलिंग आपको पार्लियामेंट्री वर्क को हैंडल करना है, और डियारिजिंग फाइल्स एंड पेपर्स, और ट्रैकिंग ऑफ फाइल्स एंड इंपॉर्टेंट पेपर्स को, और मॉनिटरिंग करनी है मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा दोस्तों, EPFO में अगर आप PA रिक्रूट हो जाते हो तो आपको ये सारे काम करने हैं। क्वालिफिकेशन ये चाहिए। पोस्ट आपका ये नॉन गैजेटेड ग्रुप B में आता है। इसके लिए आपको बता दूं इनका हेडक्वार्टर जो है EPFO का वो न्यू दिल्ली में है। तो जो भी द ऑफिसर रिक्रूटेड आर लायबल टू बी पोस्टेड इन एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, इनका हेडक्वार्टर भले ही न्यू दिल्ली में है EPFO का, लेकिन ये इंडिया में कहीं भी भेज सकते हैं। प्रोबेशन इन्होंने बोला है 2 साल आप लोग टेम्पररी रहोगे इस पोस्ट पर, उसके बाद आप लोग मान सकते हो कि आप परमानेंट हो जाओगे। एनी अदर कंडीशन ये है कि कैंडिडेट जो भी फॉर्म भरेंगे, पोस्ट विल बी कवर्ड बाय द न्यू पेंशन स्कीम। आपकी जो नई पेंशन चल रही है 2004 के 1 जनवरी से, वो इसमें लगेगी। ठीक है जी, समझ आ रहा होगा सारा कुछ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। यहाँ पर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं आप लोगों के लिए, देख सकते हैं। देखिए फॉर्म 7 मार्च को चालू हो गया इसका। साथ ही इसके साथ साथ नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट भी चालू हो चुका है फॉर्म, जो कि UPSC रिक्रूटमेंट करवाएगा उसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पर। वो भी फॉर्म आप ESIC के अंदर, उसका भी फॉर्म चालू हो चुका है। उसके अंदर भी वैकेंसियों की संख्या जो है लगभग 1900 के करीब दी है, और इसके अंदर 323 वैकेंसियां दी हैं। तो जिसको भी इंडिया में अगर बेरोजगारी दिख रही है, रोजगार नहीं दिख रहा, जॉब नहीं दिख रहा, इस वैकेंसी पर चले जाना, ये आपको मिल जाएगी। 27 मार्च को इसका फॉर्म बंद होगा ऑनलाइन में। ठीक है जी, करेक्शन विंडो भी मिलेगी इसके अंदर, सब कुछ चीजें मिलेंगी। डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए कुछ पॉइंट है वो आप यहाँ से देख लेना। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ इन्होंने बताया है कि हम जो है यहाँ पर पेन पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट एग्जाम लेंगे, उसके बाद हम स्किल टेस्ट लेंगे, उसके बाद ही कैंडिडेट को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, इस तरीके से रहेगा। स्किल टेस्ट भी होगा और पेन पेपर मोड में एक एग्जाम होगा, और शायद इतना ही करते हैं ये वैकेंसी मिल जाएगी। तो देखिए एग्जाम दिया जाकर, स्किल टेस्ट दिया, जॉब मिल गई, 50,000 रुपये पर मंथ मिल गए, महंगाई भत्ता मिल रहा है, मेडिकल अलाउंस, सारी चीज़ें मिल रही हैं। स्कीम ऑफ सिलेबस बताए तो भाई इस एग्जाम का क्या रहेगा, तो आप देख लो। ये टेस्ट, ये जो पेपर होगा इसमें 2 घंटे का पेपर चलेगा। सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स में आएंगे। टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, एक सही है बाकी 3 गलत है। क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा, और एक्सेप्ट फॉर दोज क्वेश्चन जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लैंग्वेज में, बाकी सारा पूरा पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। यहाँ पर इन्होंने पेनल्टी रखी है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत करेगा कोई कैंडिडेट, तो जितने मार्क्स उसको सही करने पर मिल रहे हैं, उसी क्वेश्चन को गलत करने पर 1/3 नेगेटिव में जाएंगे। ठीक है,
ये सब रहेगा। और इफ़ नो आंसर, अगर वो कोई आंसर नहीं कर रहा है किसी क्वेश्चन में तो उसको फिर उसकी पेनल्टी उसमें नहीं लगेगी। अब कोई क्वेश्चन छोड़ देगा तो उसको उसका 0 नंबर मिलेगा। सिलेबस में आपको बताया तो क्या रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा। वेटेज आप देख लो 300 नंबर का एग्जाम होना है इसके अंदर, रिक्रूटमेंट टेस्ट, और इसके भी आप पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा बेसिकली। इसके बाद आप लोगों को स्किल टेस्ट देना है, स्किल टेस्ट आपको पास करना जरूरी होगा, और स्किल टेस्ट पास करने वालों का ही फाइनली सिलेक्शन होगा। बेसिकली वही लोग रिजल्ट फाइनली मेरिट लिस्ट में आएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आप यहाँ से समझ सकते हो, सारे पॉइंट यहाँ लिखे हुए। अब बात आती है ये वाला रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा कहाँ कहाँ पे, तो आप देख सकते हैं अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, ऐजावल, अजमेर, अलीगढ़, अल्मोड़ा जो कि उत्तराखंड स्टेट में है, अनंतपुर और औरंगाबाद महाराष्ट्र स्टेट में, बरेली और बेंगलुरु, भोपाल, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर और इसके अलावा कटक और इसके अलावा देहरादून, दिल्ली, धर्मशाला और धरवाद और दिसपुर, फरीदाबाद, गंगटोक और गौतम बुद्ध नगर, गया, गाजियाबाद, इन सब जगहों पे सेंटर रहेंगे। तो करीबन आप देख सकते हैं भाई 80 से ज़्यादा बड़े बड़े शहर इन्होंने लिस्ट में डाले हैं। तो करीबन इनका कहना यही है कि पूरे इंडिया में हम अगर इसके सेंटर रखते हैं तो करीबन आप इतना मान सकते हैं कि इस रिक्रूटमेंट के एग्जाम के सेंटर लगभग 300 प्लस तो जाएंगे ही। आप अगर अगरतला में भी देखें तो अगरतला में भी 10-20 सेंटर मिल जाएंगे आराम से, 10 भी मिलते हैं। तो आप देखिए तो अगर ये 80 हैं तो 80x10 तो आपको कितना आ जाता है, ये 80x10 हो जाता है, 800 सेंटर हो जाते हैं। मैंने फिर भी एक एक एरिया में करीबन 3-3 सेंटर ले लिए हैं। तो आप अगर 3-3 सेंटर भी लेते हैं तो करीबन 80 × 3 यानी करीब करीब आपके पास 240 आ जाएगा। वही आप मान सकते हैं कि 300 सेंटर आप इतना मान सकते हैं, इससे ज़्यादा तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इस रिक्रूटमेंट में आपको बता दूं डेट ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट इसमें दिया है इन्होंने, यहाँ पर आपको बता दूं ये आपका 7 जुलाई को एग्जाम होगा, 7 जुलाई को, 7वें महीने में एग्जाम हो जाएगा ये 2024 इसी साल में, ठीक है जी। ये चीज़ें याद रखनी है। सेंटर आप लोग चूज कर लेना फॉर्म में सही से, आप लोग जो लोग जल्दी फॉर्म भर देंगे उनको सेंटर जल्दी मिल जाएगा। वही लोग अगर कोई लोग देर से फॉर्म भर रहे हैं इसी रिक्रूटमेंट के लिए, अगर मान के चले आप लोग 27 मार्च के आसपास फॉर्म भर रहे हैं, 23-22 मार्च को फॉर्म भर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों को अपनी मर्जी के सेंटर ना मिले, फिर दूर जाकर एग्जाम देना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट में इन्होंने कुछ बातें लिखी है, इसको देख लेना। पहले एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। स्किल टेस्ट के बाद बेसिकली क्या होना है कि स्किल टेस्ट जो लोग पास कर जाएंगे उनका रिजल्ट निकाला जाएगा यूपीएससी वेबसाइट पर। उस रिजल्ट में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे और ज्वाइनिंग लेकर अपनी जॉब करने लगेंगे। पूरे इंडिया में कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी बैचलर पास आउट हो, एज आपने देख ली, क्वालिफिकेशन आपने देख ली है। अब इंडिया का सिटीजन अप्लाई कर सकता है, नेपाल देश से, भूटान से और तिब्बत एरिया से अगर कोई इंडिया में आया है तो भी अप्लाई कर सकता है। केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, इसके अलावा जाम्बिया, मलावी, जेर और एथियोपिया, वियतनाम, इन जगहों से अगर आप इंडिया में आए हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। नोट में कुछ पॉइंट है, इसको आप देख लेना। अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए मैंने आपको बता दिया, एज रिलैक्सेशन किस किस को कितना मिलेगा आपने ऊपर देख लिया होगा, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन, एज और बाकी चीजें समझ आ गई होंगी। फॉर्म की फीस आपसे 25 रुपए ली जाएगी। अगर आप लोग SC ST और रिजर्वेशन में आते हो तो आपसे फीस नहीं ली जाएगी। और स्पेशली यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा है एक्सेप्ट महिला, मतलब महिला से भी फीस नहीं ले रहे। मतलब कोई अगर जनरल से भी महिला फॉर्म भरती है तो उसको भी फीस नहीं देनी, फ्री में फॉर्म भर सकेगी वो महिला। मतलब कहना यही है कि पुरुष से फीस ली जाएगी, और पुरुष में भी अगर जनरल, OBC है, अगर जनरल है और अगर EWS है तो वो फीस पे करेगा, बाकी लोगों को फीस नहीं देनी। फीस कैसे पे होगी, रुपए, मास्टर, वीजा, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, UPI, ये सारे 4-5 ऑप्शन दिए, इससे पेमेंट कर देना, ठीक है। समझ आ गया होगा। लास्ट डेट आपको फॉर्म की समझ आ गई, फीस भरने की, फॉर्म जमा करने की। 26 मार्च तक फॉर्म भर लेना। किसी भी आपके पास 26 मार्च तक फीस पे करने का लास्ट समय रहेगा और फॉर्म जमा करने का समय तो 27 मार्च तक रहेगा, ठीक है। कंसेशन और रिलैक्सेशन किसको मिलेगा अपर एज में, मैंने आपको बता दिया है। कैटेगरी वाइज अपना देख लेना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स चलेंगे, मतलब कि रूल्स चलेंगे, ठीक है। डिसेबिलिटी कौन लोग होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोगों को क्या फायदा होगा वो सब हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो NOC जरूर लगाना फॉर्म के अंदर, जिससे कि आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाओ। हालांकि इन्होंने वो चीज़ नहीं लिखी, इन्होंने कुछ और पॉइंट लिखा है यहाँ पर। इन्होंने ये लिखा है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भी आप इस वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। तो वो सब चीज़ें यहाँ लिखे हुए हैं, तो इसको आप चाहे तो इसको एक बार रीड करें। हाउ टू अप्लाई आप देख सकते हैं। OTR रजिस्ट्रेशन कर लेना UPSC वेबसाइट पर, इसका वीडियो पहले ही प्रोवाइडेड है। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद फॉर्म भर लेना इस वैकेंसी पे, अपना फोटो साइन डॉक्यूमेंट अपलोड करके फीस जमा करके फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना जरूर, इतना जरूर कर लेना, ठीक है।
इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। ये वैकेंसी आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छी वैकेंसी है ये, लेना चाहे तो ले सकते हैं। जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमारा नाम चेंज हुआ है 10वीं के बाद, तो वो लोग अपने सर्टिफिकेट्स को देंगे फॉर्म के अंदर ही। जिस देखिए, अगर आपको ऐसा, अगर आपका टेंथ क्लास के बाद अगर आपका जो है नाम में कोई चेंज हुआ है, जब सपोज आपकी मैरिज होने के बाद, या आपने मैरिज करी या दोबारा शादी करी या डिवोर्स किया, इस समय पर अगर आपका जो है नाम में स्पेलिंग में चेंज हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ से देख लेना। ठीक है जी, हम डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग इस रिक्रूटमेंट को कराने के लिए एग्जाम लिया जाएगा, और उस एग्जाम को अगर आप फॉलो नहीं करते हो उस रूल को, तो आपके खिलाफ क्या एक्शन होंगे वो यहाँ लिखे हुए हैं, तो इसको आप रीड कर सकते हैं। तो एक बिल्कुल ध्यान से इस एग्जाम को निकालें, स्किल टेस्ट निकालें, 7 जुलाई को एग्जाम निकाल दें, और उसके बाद अगस्त महीने में करीबन आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, वो निकालें। और जुलाई अगस्त के बाद आप लोग देखोगे कि सितंबर मंथ के आसपास आप लोगों का ये रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर करीबन अक्टूबर या सितंबर मंथ तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और मेरे को लग रहा है अगस्त में ही मिल जाएगी, अगर स्किल टेस्ट जल्दी हो जाएगा। वैकेंसी 323 है, 323 वैकेंसी टोटल है। ठीक है, ये एक्शन लिखे हुए हैं कि भाई अगर किसी ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो उसके खिलाफ क्या क्या एक्शन हो सकते हैं, वो यहाँ लिखे हुए हैं, तो इसको एक बार रीड कर लें। अदर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दी है, वो भी आप रीड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सब रहेगा। आप याद रखें, सेंटर के अंदर आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप ना लेकर जाएं, कोई गैजेट वगैरह ना लेकर जाएं। ठीक है, ये सब चीज़ें लिखी है। अब बता दूं ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस कैसा होगा, तो वो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके का दिखेगा वो यहाँ पर इन्होंने बताया है, इस तरीके का दिखेगा। ये आपका फिजिकल लिमिटेशन, मान के चलो आप लोग डिसेबिलिटी वाले हो, अपना एग्जाम खुद नहीं लिख सकते, तो आप ये वाला सर्टिफिकेट लगा देना फॉर्म में। आप अपना एग्जाम दूसरे किसी सेकंड पर्सन से भी करा सकते हो, जिसको हम स्क्राइब कहते हैं, आप उससे भी एग्जाम करा सकते हैं। उसके लिए उन्होंने ये सर्टिफिकेट का फॉर्म दे रखा है, वो लोग खासकर जो लोग डिसेबिलिटीज़ में आते हैं। ठीक है, अब ये डिसेबिलिटीज़ के लिए सर्टिफिकेट इन्होंने दे रखे हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सारे। और इंपॉर्टेंट में आपको बताया गया कुछ पॉइंट इन्होंने यहाँ पे लिखे हैं, तो उसको एक बार रीड करें थोड़ा अच्छे से। अभी आपको मैं बता दूं ये एग्जाम कौन से मोड में होगा, तो आपने ऊपर देख लिया होगा, ये एग्जाम कंप्यूटर पे होगा या OMR पर होगा, आपने ऊपर लिखा हुआ है, आपने वहां से पढ़ लिया होगा। ठीक है जी, अप्लाई करने का प्रोसेस ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। एग्जाम सेंटर आप दोबारा देख लो, इन जगहों पे एग्जाम होगा आप लोगों का। हाँ, अभी मान के चले कोई लोग अगर फॉर्म भर रहे हैं और वो लोग देख रहे हैं कि हमें एग्जाम देना है, और हमने उन्होंने ये देखा कि उनके जो है यहाँ पर, जैसे कि आप देखोगे इन्होंने अल्फ़ाबेट ऑर्डर में डाला है। ठीक है, जैसे इन्होंने पटना डाला है। ठीक है, इसके अलावा इनका आप देखोगे पटना के अलावा इन्होंने और भी चीज़ें यहाँ पर डाली होंगी, बिहार स्टेट की और भी इन्होंने 1-2 एरिया डाले होंगे। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं वाराणसी, ये वाराणसी यूपी स्टेट में है। ठीक है, गोरखपुर भी यूपी स्टेट में, और इसके अलावा एक और एरिया हम ले लेते हैं, ये अलीगढ़। ठीक है, अब आप देखिए अलीगढ़ उत्तर प्रदेश स्टेट में अलीगढ़ जगह है, उत्तर प्रदेश स्टेट में ही गोरखपुर है, और उत्तर प्रदेश स्टेट में ही वाराणसी है। आप कहोगे ये सेम स्टेट की जगह है, लेकिन इनके सेंटर इतना आगे पीछे किस तरीके से दिख रहे हैं, एक साथ क्यों नहीं दिया इनको? तो आप सिंपल सी बात है, इसलिए नहीं दिया इन्होंने। ए से लेकर जेड तक के ऑर्डर में डाला है कि ए लेटर से कौन से सेंटर हमारे आ रहे हैं, फिर जेड तक कौन से आ रहे हैं, इस तरीके से डाला है। ठीक है, तो आप टोटल देखोगे तो इस तरीके से आपके सेंटर रहेंगे, यानी एक स्टेट में अगर आप देखो जितने भी स्टेटों के एरियाओं के नाम यहाँ डाले हैं, इन एरियाओं को छोड़ के कहीं पर भी सेंटर नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो इन्हीं में से कोई एरिया आपको चूज करना पड़ेगा, अपने आसपास का एरिया देख ले, इसमें से कौन सा है वही डालें फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये सब रहेगा। एग्जाम मोड आप देख सकते हैं, मोस्टली ये OMR ऊपर लिखा था पेन पेपर मोड, मतलब ये एग्जाम रिटर्न में होगा। ठीक है जी, लिखवा कर ये एग्जाम होगा पेन पेपर मोड में। हालांकि ये MCQ है, यानी कि आप लोगों का ये एग्जाम कंप्यूटर पर नहीं है, ये तो पक्का है। अब पेन पेपर मोड में या तो ये OMR शीट पर हो जाएगा, या फिर ये एक शीट अलग अलग से देकर भरवा कर हो जाएगा कि भाई किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन है, वो भर दिया कैंडिडेट ने, उसको वो वैकेंसी मिल जाएगी एग्जाम के बाद, स्किल टेस्ट के बाद, DV के बाद। ठीक है, इस तरीके से रहेगा, मतलब ये एग्जाम कंप्यूटर पे नहीं है, ये तो कंफर्म्ड है। अब ये OMR पर लेंगे या फिर ये लोग पेन पेपर में आपका शीट देकर लेंगे, तो वो आप लोग 7 जुलाई को देखोगे, या फिर आप लोग जून तक आप लोगों को पता लगेगा, इसी साल में जून तक आपको पता लग जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से रहेगा। अब सिलेबस, अब कोई लोग कहेंगे सिलेबस इसका बता दो, टॉपिक तो आपने बता दिया, सिलेबस बताओ हमें डिटेल्ड वाला क्या रहेगा। तो भाई सिलेबस अभी तक इन्होंने आउट नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं आपका एग्जाम जुलाई में है।
ठीक है। तो आपका सिलेबस अप्रैल में आ जाएगा, मई में आ जाएगा, तब भी ठीक रहेगा, तब भी आप लोग प्रिपेयर कर लोगे, क्योंकि आपके पास अगर ये लोग अप्रैल में भी सिलेबस दे देंगे तो आपके पास मई जून करीबन 60 से 70 दिन प्रिपरेशन के मिल जाएंगे। ठीक है। बाकी आप लोग एक बार पिछले ईयर का रिक्रूटमेंट देखो कि 2023 और 22 में इन्होंने किस तरीके से रिक्रूटमेंट कराई है सेम पोस्ट पर, उसका सिलेबस देख के तैयारी करके चले जाओ, ले लो वैकेंसी। ठीक है जी। मतलब नए वाले सिलेबस को भी देखना है, नए सिलेबस में कुछ चेंजेस जरूर आते हैं तो उसको भी रेडी करना आपके लिए जरूरी रहेगा। तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन है ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, आपका पर्सनल असिस्टेंट को रिक्रूट कर रहा है, बेसिकली पीए को 323 पीए रिक्रूट करेगा वो, और वो इंडिया में कहीं भी पोस्ट कर देगा। बैचलर पास आउट कैंडिडेट चाहिए उसको, 18 से ऊपर 30 से नीचे वाला चाहिए। अगर वो SC ST है तो 35 तक भी फॉर्म भर सकता है एज में, और साथ साथ उसके पास डिग्री के साथ साथ स्टीनोग्राफी अच्छी खासी नॉलेज हो स्टीनोग्राफी की, तो वो फॉर्म भर सकता है। उसकी ड्यूटी क्या रहेंगी वो आपने देख ली होंगी। सिलेबस अभी जल्दी ही आ जाएगा, अगले अगले महीने में आ जाएगा, अप्रैल के 30 तारीख तक आप मान सकते हैं आपका सिलेबस आ जाएगा डिटेल्ड में। ठीक है जी। तो अप्लाई कर लेना, बहुत आसान सा प्रोसेस है इसमें अप्लाई करने का, वैकेंसियाँ ले सकते हैं, पूरा इंडिया एलिजिबल है इस वैकेंसी पर। और खासकर दूसरे देश के लोग भी अगर इंडिया में आए हैं, सपोज वो लोग अगर मालावी से, एथियोपिया से और तिब्बत एरियाओं से अगर आ गए हैं, नेपाल भूटान वगैरह से, इन जगहों से अगर आप इंडिया में गए हैं और आप लोग इंडिया में परमानेंटली सेटल्ड हो गए हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ है कि आप इंडिया में ही रह रहे हैं इस चीज़ के, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी। तो बाकी आप लोगों को समझ आ गई होगी सारी चीज़ें। कोई भी डाउट हो आप लोगों का इस नोटिस से जुड़ा हुआ कमेंट में बताइए। ये आप लोग अप्लाई करने के लिए रहेगा, आप लोग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करा मैंने, यहाँ पर बोला मेरे को न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन पर टिक किया। अपना 10, अब मेरे जो 10 सर्टिफिकेट पर नाम लिखा है, जो मेरे 10वें के सर्टिफिकेट पर नाम लिखा है, 10 वाले सर्टिफिकेट पे, वो मैंने यहाँ पर नाम डालना है, उसको वेरीफाई करना है। नाम मेरा कभी चेंज हुआ नहीं ये बताना है, फिर जेंडर बताना है, और ये सब चीज़ें करते हुए मेरे को फॉर्म भर देना है EPFO PA वैकेंसी पर। ठीक है जी। इस तरीके से अप्लाई होगा। नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस हो गया है, सारा कुछ समझ आ गया हो। कर्नाटका, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, पूरे स्टेट, हर स्टेट वालों को, हर यूनियन टेरिटरी वालों को तो आप जल्दी से जाए इस वैकेंसी पर अप्लाई करें। लास्ट समय 27 मार्च रहेगा और फॉर्म अभी चल रहा है। ठीक है। सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है, लोगों तक शेयर करें और लाइक वगैरह भी कर दे, सब्सक्राइब वगैरह अगर करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है जी। और मैं आपसे मिलूंगा जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।